से चालू करते हैं आपका क्या नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो भाई यहां पे अगर बात करें तो the two distribution discussed so far, namely binomial and Poisson, are applicable when the random variable is discrete. In case of continuous random variable like height or weight, it is impossible to distribute the total probability among different mass point. तुमने कहा सर इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं। ये कहना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके की बातें, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जैसे अगर मान लिया मैं बात करूं तो 2 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में आती है मेट्रो। ऐसा अभी की बात नहीं कर रहे, अभी तो इंसान कोई मेट्रो में जा भी बहुत लिमिटेड से लोग रहे तो जा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज मेट्रो सब जिसके पास अपना व्हीकल है वो अपने व्हीकल से जा रहा है, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे हवाई जहाज हो, जो हो। ठीक है ना, जिसके पास जो है उसी से जाने की कोशिश कर रहा है। और सच बात भी है, पता नहीं अब मेट्रो में जा रहे हैं कहाँ कहाँ हाथ लग रहा है, वैसे ही इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लोग सुनने में आती हैं, बड़ा बुरा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं नॉर्मल सेंस में कि एक मेट्रो के बाद दूसरी मेट्रो 2 से 3 मिनट में आती है, ऐसे बोलते हैं ना। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले डिस्क्रीट वाली, इंटरवल हो गया, ये तो इंटरवल हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपका हो सकता है वो 2 मिनट कितने में आए, 1 सेकंड में आए, हो सकता है किस में आए 2 मिनट 2 सेकंड में आए, हो सकता है 2 मिनट 3 सेकंड में आए, और इस तरीके से आपका 2 मिनट 59 सेकंड और ऐसे 3 मिनट तक। देख रहे हो कितने सारे पॉइंट बन गए। सब पॉइंट पे 2 मिनट 1 सेकंड के चांसेस कितने होने चाहिए, 2 मिनट 2 सेकंड के चांसेस कितने होने चाहिए, 2 मिनट 3 सेकंड के चांसेस, 2 मिनट 4 सेकंड के चांसेस, 2 मिनट 5 सेकंड के चांसेस और 3 मिनट। हाँ जी, और 3 मिनट। इतने सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले। अगर मान लिया मैं कहूं कि तुम्हारा वेट कितना है, बेटा वेट की अगर बात करें, जैसे देखो लाइक हाइट और वेट, किसी ने कहा 63 या 64 किलो है, तुम्हें पता है 63 से 64 किलो तक, 63 केजी से 64 केजी तक 1000 ग्राम का फर्क आता है। 63 केजी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे करते करते 1000 ग्राम तक कितने मास पॉइंट बन गए। यही बात आपका क्वेश्चन भी आपको समझाना चाह रहा है। सॉरी, आपका यहाँ पे जो लाइन हाईलाइट करिए ये भी यही समझाना चाह रहा है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट और वेट, it is impossible to distribute the total probability among different mass point. It is impossible to distribute the total probability among different mass point. इतने सारे पॉइंट बन रहे हैं बिकॉज, देखो आगे भी क्या लिखा हुआ है,
because between any two unequal quantity, because between any two unequal values there remain an infinite number of values. हाँ जी, और तब कह रहा है जी इसी वजह से हमें जरूरत पड़ गई किसकी? Thus a continuous random variable is defined to in terms of probability density function. तब एक नया मेथड की रिक्वायरमेंट समझ में आई जो सिंगल पॉइंट पे नहीं बल्कि किस में आंसर देगी? क्लास इंटरवल के अंदर, क्लास इंटरवल के अंदर। ठीक है, और जरा देख लीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। The most important and universally accepted continuous probability distribution is known as continuous probability distribution, normal distribution। ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिया। आइए जरा देखते हैं, ये इसको तो अंडरलाइन करो यार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप भी सब कुछ अंडरलाइन करते चलो भाई, हैं? अगला देखो, a continuous random variable x is defined to follow normal distribution with parameter mean and variance। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो जरा, दोबारा याद कर लो, बाइनोमियल के भी दो पैरामीटर होते हैं, n और p। पाइसन के दो पैरामीटर होते हैं, सॉरी पाइसन का सिर्फ एक पैरामीटर होता है, कौन सा? m। और आपका जो नॉर्मल होगा उसके अगेन दो पैरामीटर होंगे। अरे ये क्या कर दिया, एक मिनट। जो नॉर्मल होगा उसके अगेन एक तो एक्स बार और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तुम में से हो सकता है कोई मुझसे बोले कि सर आप यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हो, मैंने कहा और सर यहां पे ना आपका क्वेश्चन के अंदर वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वो तो वेरिएंस बता रहा है। ध्यान रखना, इस चीज को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। और जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अभी बस इसके बाद हम डिस्पर्जन चालू करेंगे तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हम डिस्पर्जन चालू करेंगे तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपका, हाँ जी, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, एक तो मीन होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चे ने फिर बोला कि सर आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हो, लेकिन बुक में तो क्या लिखा है? म्यू मतलब मीन। ध्यान रखना ये भी मीन होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन है क्या? ये मीन है। ठीक है, और आप वेरिएंस लिखा हुआ है। अरे तो अगर आपको सिग्मा स्क्वायर पता चल जाएगा, सिग्मा बोलते हैं साइन को, क्या बोलते हैं? साइन को सिग्मा बोलते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि आपका चाहे ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बोले या वेरिएंस बोले, एक ही बात है। क्यों नहीं? बात एक इस सेंस में है कि अगर वेरिएंस पता होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन
हो तो वेरिएंस निकाला जा सकता है। तो दैट्स व्हाई दीज टू थिंग्स आर सेपरेट। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट। लेकिन ये दोनों चीजें सेपरेट तो हैं, लेकिन एक की वजह से दूसरा पता चल जाता है। तो इसीलिए अगर कल को तुमसे कभी कोई पूछे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स बताओ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स में मीन एसडी बोल दो या मीन और वेरिएंस बोल दो। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं बल्कि सेम है, क्योंकि वेरिएंस होगा पता होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, वेरिएंस चाहिए होगा, निकल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बल्कि तुम्हें एक बात और याद रखनी चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? बाय पैरामेट्रिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या कहलाएगा? बाय पैरामेट्रिक। 17.21 पेज है, जरा आराम से देख लो और इस पे देखो लाइन अंडरलाइन करवा देता हूं हाथों हाथ। और जरा देखिए, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर मीन और वेरिएंस, है ना। वंस द टू पैरामीटर आर नोन, जब ये दोनों बातें पता चल जाएंगी तो फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी निकालते रहना, कोई फर्क नहीं है। और देखो क्या बोला है, वंस द टू पैरामीटर आर नोन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड। ठीक है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब कहा जा रहा है कि मार्क करो तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं बेटा, थोड़ा सा बाइनोमियल और पाइथन के मुकाबले नॉर्मल बड़ा है, तो आइए कोशिश करते हैं आज की क्लास में थोड़ा सा क्लास को लंबी लेके हम क्या करें, इसे कंप्लीट करते हैं और ज़्यादा मतलब नेक्स्ट क्लास तक बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो, हैं। तो अच्छा देखो, यहाँ तक आपको समझा दिया। और देखो जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, देख लो भाई, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था ना, हाँ जी, ये देखो यही बात यहां भी लिखी हुई है। समझ गए? अच्छा, सबसे पहले जरा देख लो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जैसे इसने लिखा है मैं भी वही लिख रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं और आपको शायद ये ज्यादा यूज आए। देखो, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। और अगर बात करी जाए और ई की पावर में, ई की पावर में x माइनस एक्स बार अपॉन में 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वही वेरिएंस। और ये बात आप याद रखना। हाँ जी, और देखिए इन्होंने जैसे लिखा है और मैंने जो लिखा है, ज्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा, तुम सबको दिख रहा होगा फर्क, बस यही यहीं पे है, ये वाला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, वो दोनों बातें अलग अलग नहीं बल्कि कैसी है, सेम है। आप ऊपर भी देख लो ना यार, यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स क्या लिखे थे,
मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्या लिखे, एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उन्होंने पैरामीटर क्या लिखा है, म्यू और वेरिएंस। तो मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि दोनों कई बार मीन को ही म्यू बोलते हैं क्या सर? नहीं, ऐसा भी बोलना गलत होगा। तुम कहो सर मीन इज इक्वल टू म्यू, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, दोनों का मतलब सेम है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तुमने कहा क्यों? एक्स बार का मतलब होता है बेटा सैंपल मीन। एक्स बार का मतलब क्या होता है? सैंपल का मीन। जितने भी बच्चे मेरे साथ इस समय पढ़ रहे हैं या जितने भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, उन सभी बच्चों के अकाउंट्स में 12th में कितने आए, अगर मैं उसका एवरेज निकालूं, या अगर जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी एसोसिएटेड है उन सबके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, अगर उन सबका एवरेज निकालूं, तो वो हो गया तुम्हारा क्या बेटा जी? सैंपल मीन। क्या हो गया तुम्हारा? सैंपल मीन। लेकिन जितने बच्चों ने सीबीएसई में आपका एग्जाम दिया था 2020 में, मार्च 2020 में, जितने बच्चों ने सीबीएसई में एग्जाम दिया था मार्च 2020 में, हाँ जी सर, उन सभी बच्चों का, चाहे वो दिल्ली के थे, हरियाणा, राजस्थान, जेएंडके, दुबई, कर्नाटक, जहां पे भी सीबीएसई के थे, और जितने भी बच्चे थे, दुबई में भी है सीबीएसई, अमेरिका में भी है सीबीएसई, इसके अलावा आपका नेपाल में भी है सीबीएसई, ठीक है ना। तो सीबीएसई बहुत जगह है बेटा, सीबीएसई की ब्रांचेस बहुत सारे जगह पे सीबीएसई चलता है। तो अल्टीमेटली जितने भी बच्चों ने, आपको बताना चाहूंगा कि आपका 12th के मार्क्स इस साल दिए थे, अगर उन सब का मार्क्स का टोटल करके, उन सब के मार्क्स का टोटल करके एवरेज किया जाएगा, क्या किया जाएगा? एवरेज किया जाएगा, तो वो जो निकल के आएगा उसको पॉपुलेशन मीन बोलेंगे। तो है दोनों मीन, इसलिए बोला तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एक होता है सैंपल के लिए, सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक होता है पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए इसी बात को जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने बता दिया, मैंने कभी पेपर में आपका जिस तरीके से मैंने लिखा है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों बातें अलग नहीं बल्कि क्या है? सेम है। और यहाँ पे देखो वेयर म्यू एंड सिग्मा आर कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होंगे क्वेश्चन के अंदर, और सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है, यहां तक भी बता दिया आप लोगों को। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं सीधा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व तो ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है? देखो x की वैल्यू देखो, मैं डिस्क्रीट में ही बताया था तुम्हें, क्लास इंटरवल की तो बात छोड़ो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी देखो जरा, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना, स्पेशली 2, 5, 9, 22, 9, 5, 2। तुम देख रहे हो फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। हाँ है ना? जिस तरीके से इंक्रीज कर रही है उसी तरीके से ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, और इस तरीके के डेटा को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के डेटा को ही हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे डेटा का जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, आपके सामने बराबर में दिख रहा है। ऑल्दो इसके सिर्फ नाम एक ही नहीं है, इसके कई सारे नाम। क्या है सर? इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और सर सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, हाँ सर दिख रही है, कर्व जैसा इस तरफ है राइट हैंड साइड में, वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा राइट हैंड साइड में वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों तरफ से कर्व बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, तुमने कहा नहीं हमें तो थोड़ा फर्क लग रहा है, यहां पे से नीचे दब रहा है, यहां से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं यहां पे ड्राइंग में मिस्टेक है, यहाँ की प्रिंटिंग में मिस्टेक है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका मतलब होता है जहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो। और इसी बात को बेटा जी क्या बोल देते हैं, आपका सिमेट्रिक बोलते हैं, इसी बात को सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसी बात को? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। सर बेल शेप क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो कैसा होता है, बेल शेप होता है। हैं? ये क्या बात है सर? अच्छा चलो बताते हैं। मुझे बताओ बेल ऐसी बनती है कुछ अलग तरीके से बनती है? बेल ऐसे ही बनती है कुछ अलग तरीके से बनती है? उम्मीद करूंगा आप सबको पता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका और भी एक नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपको नाम बता के कोई अपनी नॉलेज शो करना पर्पस नहीं है ना, और बल्कि ये जतलाना है कि अगर मुझे ये 5 नाम याद हो जाएं इतने तो तुम्हें भी करने। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी का नाम है। और फाइनली अगर मैं बात करूं, एक और नाम होता है जीरो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 5 नाम है, पांचों नाम पता होने चाहिए, पेपर में पता नहीं किस नाम को यूज करेगा। और पता चला मैंने नहीं बताया, तुम्हें वहां पता नहीं चला, तुम कह रहे हो सर पता नहीं कौन से में से सिलेबस में से क्वेश्चन आया था। सर नॉर्मल के तो क्वेश्चन ही नहीं थे सर, कुछ अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन थे सर, वो तो हमने पढ़े ही नहीं सर, सर बुक में ही नहीं है उनके नाम। मतलब ऐसी कुछ बातें बच्चे जो करते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा सुनो और खासियतें सुनो। जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक इस पॉइंट पे होता है, क्योंकि इसी पॉइंट से के बाद दोनों जो कर्व के 2 पार्ट्स बढ़ जाते हैं, और दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पॉइंट होता है यहाँ पे नहीं, ये एक्स वैल्यूज है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स वैल्यूज है। अच्छा सर यहाँ पे एक्स वैल्यूज है, और ये वाली जो एक्स वैल्यू है ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर। और यकीन मानना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है, हाँ जी सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत मीन बराबर होगा मीडियन के और बराबर होगा किसके, मोड के। तुमने कहा याद कर लें, अरे ना 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 ना, ना याद छोड़ो। याद तो करना ही है, अभी इसका लॉजिक भी समझो। अच्छा ये जो पॉइंट है ये पूरे हिस्से को 2 पार्ट्स में बांट रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ये जो पॉइंट है जहां पे म्यू आ रहा है, ये एक्स वैल्यू जो म्यू के बराबर है, ये पूरे के पूरे कर्व को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, या 2 पार्ट्स में बांट रहा है। जैसे इक्वल होता है बिल्कुल बीचों बीच, और पार्ट तो ये भी हुए 2 पार्ट्स, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अच्छा इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, चलो मुझे पता नहीं चल रहा था। थैंक यू फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन।
और बिल्कुल इक्वल पार्ट से बांट रहे हैं। तो एक बात बताओ, यानी कि ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल बीचों बीच हुआ। हाँ सर, तो बीचों बीच जो पॉइंट होता है वो कुछ और नहीं दोस्तों, क्या कहलाता है? बीचों बीच जो पॉइंट होता है दोस्तों वो कुछ और नहीं बल्कि क्या कहलाता है? मीडियन। क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मोड की, कुछ बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है मोड, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका मुझसे मेरी वीडियो देख चुके होंगे, साइंटिफिक टेंडेंसी की वीडियो देख रहे होंगे, और कुछ बच्चे आपका बेसिकली ने कुछ नहीं देखा होगा, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। तो कोई बात नहीं, जब उनका अटेम्प्ट आएगा तब करवाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं ये कह रहा था, मोड का मतलब जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे साइंटिफिक टेंडेंसी की वीडियो देख चुके हैं, मोड का मतलब बताओ भाई। और मेरे हिसाब से अब देख लेनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम भी 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑलरेडी इस बात को। और क्योंकि मैं डिस्पर्जन चालू करूंगा तो एज सच ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा साइंटिफिक टेंडेंसी आता होगा तभी डिस्पर्जन चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर आता होगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि मोड का मतलब क्या होता था? रिप्लाई करो भाई, मोड का मतलब क्या होता था? खाने कह रही मोड की वीडियो नहीं चल रही। चलो देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, मोड वाली वीडियो नहीं चल रही, चलिए तो करते हैं उसका इलाज, फिर देखते हैं। और देखो, मोड मैं बताता हूं, कोई बात नहीं महेश, और बात कर लेना आप, रिसेप्शन पे बात करना मैडम से। मैं तो इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उस ऐप का या जो भी है वो आइडिया नहीं है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा था कि आपका ठीक है नो, और यश ने बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कहता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ बराबर में इन्होंने बनाया नहीं, लेकिन एक वाई एक्सिस बनाना चाहिए था, और वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। तो तीनों इक्वल कैसे हैं? कैसे के जवाब में मैं कीर्ति ये कह सकता हूं, सुन लो। कैसे के जवाब में मैं ये कह सकता हूं कि आप इस डेटा का, ये सामने दिख रहा है आपको ये डेटा, इस डेटा का मीन मीडियन मोड निकालोगे ना, कैसे का मतलब ये है कि ये तीनों इक्वली आएंगे। एक्चुअली चक्कर क्या है, सुन ले बेटा, मुझे लगता है शायद तुम्हारे को रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होगी। जैसे यहाँ पे ये डेटा दे दिया, मैं कह रहा हूँ इसका मीन भी निकाल दो, मीडियन भी निकाल दो, मोड भी निकाल दो, तीनों सेम आएंगे। वो रीजन है कि डेटा बड़ा ग्रेजुअल है, देख रही है, 2 5 9 22 9 5 2, ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज। और मीन मीडियन मोड जो होता है वो किस चैप्टर का पार्ट होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसका पार्ट होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को क्या कर सकती हो? रिप्रेजेंट कर सकती हो। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है, यानी कि एक ऐसी सिंगल वैल्यू कि बाकी सारी की सारी वैल्यूज के आसपास आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो बाकी सारी वैल्यूज के सेंटर में है, तो इसीलिए उसको सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। और आप देख सकते हैं डेटा ही कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे सारा का सारा जोड़ जो है किसकी तरफ है? 40 की तरफ है, देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आपका सारा का सारा जोड़ किसकी तरफ है? 40 की तरफ है। तो मैं आपको वैसे ही बताया, तो इस डेटा के अंदर मीन भी 40 आएगा, इसका मीडियन भी 40 आएगा, और इसका मोड भी 40 आएगा, ठीक है। देखो, मीडियन और मोड तो वैसे ही पता चल जाता है। अभी अभी यश की स्टेटमेंट आपने पढ़ी, यश ने कहा सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, और ये कोई नई बात भी नहीं है कीर्ति, हमें वैसे भी पता है कि मोड का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जर्वेशन विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, क्वाइट ऑब्वियस है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। तो इस डेटा को वैसे ही देख के बता रहा हूं, जो मैंने एग्जांपल दिया है, मोड भी 40 आएगा, मीडियन भी 40 आएगा। मीन के लिए कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा, बट आई गारंटी दैट मीन भी 40 आएगा, ठीक है कीर्ति? उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गई होगी बात। और नाउ तो यहाँ पे अब मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं ये डेटा को ऐसे नहीं, यहाँ पे ये सुन कि अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट जो है पूरे के पूरे कर्व को 2 इक्वल पार्ट से बांट रहा है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल बीचों बीच है,
ये बिल्कुल बीचों बीच, और जो बीचों बीच वैल्यू होती है उसी को क्या कहा जाता है, मिडल मोस्ट वैल्यू होती है उसी को क्या कहा जाता है, मीडियन। सिंस इसी वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देख लो कर्व सबसे ऊंचा यहीं पे ही तो है, तो क्योंकि कर्व सबसे ऊंचा इसी पॉइंट पे है तो इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस है कि इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड भी यही होगा। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि मीन के लिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मैथमेटिकल एवरेज होता है और मैथमेटिकल एवरेज को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, तो अल्टीमेटली मीन भी यही होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब आपको उम्मीद करूंगा कि मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। भाई बताओ पहले फटाफट से, हर कोई रिप्लाई करे। समझ में आई बात आप लोगों को या नहीं समझ में आई है कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड? जल्दी लेट मी नो, जल्दी बताओ। ओके ठीक है बेटा, चलिए अब जरा देखो, यहां पे अगर देखा जाए तो मैं यहां पे एक बात बोल सकता हूं क्या? ओके बच्चों, थैंक यू। 50% ऑफ द डेटा 50% of the data are below the mean. 50% of the data are below the mean और 50% of the data are above the mean. 50% of the data are below the mean और 50% of the data are above the mean, ठीक है। तुमने कहा सर मीन को क्यों बोला आपने? मीडियन के लिए बनती है ना ये प्रॉपर्टी की, 50% डेटा मीडियन से अबव होता है और 50% डेटा मीडियन से छोटा होता है। तो बेटा यहाँ पे मीन और मीडियन बराबर ही तो है, तो मैंने मीडियन की जगह मीन बोल दिया। कह रहा यही तो पॉइंट है कि जब मीडियन भी बोल सकते थे तो आपने मीन ही क्यों बोला? एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जल्दी से रिप्लाई करो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? जल्दी रिप्लाई करो। मीन एंड वेरिएंस या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर मीडियन नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है? मीन है। यानी कि जो फॉर्मूले तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें यूज क्या होगा? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ किसके कंटेक्स्ट में होगा? मीन के कंटेक्स्ट में होगा। सब कुछ किसके कंटेक्स्ट में होगा? मीन के कंटेक्स्ट में। और जो जो मैं लिख रहा हूँ ना बुक में, तुम भी लिख लो, देख लो। जब मैं लिख सकता हूँ वर्चुअली लिख रहा हूँ, छोटा छोटा तरीके से समझ में भी आए, कॉन्सेप्ट खराब भी ना हो, तुम भी वैसे ही अपनी स्पेस भी बचा के रखो। और अच्छा अब जरा देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उनको शुरू करते हैं। और देखो, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन for finding the probability we use area under the curve। In normal distribution for finding the probability we use area under the curve। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए
क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। क्या यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। यहां पे एरिया निकालते हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहां पे कहूंगा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी in normal distribution probability become area and area become probability। भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम एरिया निकालते हैं, और बल्कि मैंने फिर दोबारा से सेम ही बात को और कन्विंस करने के लिए बोल दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ही एरिया है और एरिया ही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ही एरिया है और एरिया ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, सिंस total probability since the total probability will be 1, आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है बेटा, 1 के बराबर, यानी कि 100%। Since the total probability will be 1, that's why total area under the curve will also be 1, will also be 1, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको ये पॉइंट लिख दिए। आप पहले एक बार चाहे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हो तो लिख लो, ये सब कुछ कर लो। ठीक है सुभाष, अच्छी बात है, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। और देखो यहां पे जो ये पैराग्राफ है इसको पढ़ लेते हैं हम जरा। A quick look at figure 17.1, ये ऊपर वाली बात हो रही, reveals that normal curve is bell shaped। हमने कहा पता है हमें, कहता है has one peak, ये बात हमने नहीं बोली, मैंने नहीं बोली, बता रहा हूं, which implies that the normal distribution has one unique mode। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाइनोमियल और पाइसन में आपने बोला था ना कि आपका बाइनोमियल और पाइसन के अंदर आपने बोला था, क्या बोला था कि यूनी मॉडल भी हो सकता है और बाय मॉडल भी हो सकता है। हाँ मैंने कहा बोला था। तो कहता है कि सर ये ना यहाँ पे नहीं है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। और यहां लिख देता हूं ये भी पॉइंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज यूनिमोड। और उसके पीछे का रीजन आपको यहां पे
बता दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल पीक होता है, विच इम्प्लाइज दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन यूनिक मोड, सिंगल मोड होता है, तो इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिमोडल कहते हैं। अब इससे आगे की लाइन देखो क्या लिखी है, द लाइन ड्रॉ थ्रू x इक्वल टू म्यू, ये बात भी बता चुका हूं मैं, हैज डिवाइडेड द नॉर्मल कर्व इनटू टू पार्ट्स विच आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। मैंने बोला था ना कि कर्व के दोनों हिस्से, जो एक वर्टिकल लाइन डाली है मैंने जहां पे x की वैल्यू म्यू है, उसके बराबर के जो दोनों हिस्से हैं वो बिल्कुल बराबर है, उसी वजह से उसे सिमेट्रिकल बोला जाता है। एक दूसरे की मिरर इमेज है कर्व के दोनों हिस्से एक दूसरे की, जितना ऊंचा वो उठा हुआ है उतना ही ऊंचा वो उठा हुआ है, जितना नीचे वो जाएगा उतना ही नीचे वो जाएगा, तो ऐसे डेटा को सिमेट्रिकल बोलते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सच अ कर्व इज नोन एज सिमेट्रिकल कर्व। ठीक है सर, ये भी हो गया। एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ के साथ उन्होंने बोल दिया we find that normal distribution is symmetrical about x equal to mu, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे सिमेट्रिकल होता है, जहां पे x इक्वल टू, जहां पे म्यू होता है, मीन होता है मतलब। और एक और बात काफी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता था, याद है ना, जब p बराबर q होता था, बोली थी मैंने ये बात कि जब p और q बराबर होंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो वही वाली बात को इसमें दोबारा से रिपीट कर दिया। अच्छा, इसके बाद कहता है द टू टेल्स ऑफ नॉर्मल कर्व एक्सटेंड इनडेफिनेटली, जो दोनों साइड्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो एक्सटेंड होती जाएंगी बोथ साइड्स, लेकिन लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कभी भी वो एक्सिस को टच नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। तुमने का क्या मतलब है बता रहा हूं, देखो देखो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, तो हाँ, तो अब जरा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो पता ही है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, मीन होता है। हाँ सर, ये जो एक्स वैल्यू होती है वही एक्स बार होता है। अच्छा, टोटल एरिया कितना होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 होता है। तो तुम सबको पता है 0.5 एरिया इज अबव द मीन, वही यार 50% बोलो या 0.5 बोल दो, और 0.5 एरिया इज बिलो द मीन। ठीक है, तो अल्टीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया निकालते वक्त हम क्या, प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो टोटल एरिया भी किसके बराबर होगा, 1 होगा। हाँ सर, और जब मैंने बोला कि ये जो ब्लैक लाइन है पूरे के पूरे कर्व को दो हिस्सों में बांटती है, दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, दो सिमेट्रिक हिस्सों में बांटती है, तो यानी कि अगर टोटल एरिया 1 है तो इधर वाला एरिया अबव द मीन वाला जो एरिया होगा राइट हैंड साइड वाला वो कितना होगा, 0.5, और जो नीचे वाला एरिया होगा बिलो द मीन वाला वो भी कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला 0.5। ठीक है, तो हाँ, लेकिन बात ये थी जो यहाँ पे जो लिखा था ना कि द टू टेल्स, ये है टेल्स, ये है टेल्स, ये टेल्स कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगी और कभी कट नहीं करेंगी, ऐसे चलती चलती जाएगी और पास आ जाएगी एक्स एक्सिस के, लेकिन कभी टच नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। तुमने कहा सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मान के चलो यहाँ पे जो एक्स वैल्यू होगी, हाँ जी, उसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी होगी, 0। अरे जब मैं कह रहा हूँ, यही बात तो मैंने बताई थी कि जैसे ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे टच कर गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर मान लिया कर्व जो है वो टच कर जाएगा एक्सिस को, तो वहां पे उस वाली एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। ठीक है ना आकृति, बाकी भी रिप्लाई करो
कि अगर मान लिया कर्व एक्सिस को टच कर जाएगा तो वहां की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और तुमने कहा सर ऐसा क्यों? यार एक बात सुनो, जब पॉपुलेशन की बात आती है ना, किसकी बात आती है, जब पॉपुलेशन की, तो मान के चलना पॉपुलेशन में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब आप कुछ भी अजीब सा भी इमेजिन करोगे ना, तो आप ये बोलो कि क्या पॉपुलेशन की बात करते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके बारे में तुम कह सको। तुमने कहा सर जैसे क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैं समझाने के तौर पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात को कन्वे कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगी किसी चीज की, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमने ऐसी अजीब सी बात कर दी, मान लिया तुमने कहा कि सर एक बात तो 3 हाथ का इंसान हो सकता है, 2 हाथ तो सबके होते हैं, 3 हाथ वाला इंसान हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। कह रहा क्या सर ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। मैंने कहा यार एक बात बताओ, किसी किसी की होती है ना अंगूठे में से उंगली निकलती है, 6 उंगलियां होती है बेसिकली, ऋतिक रोशन की भी है इनफैक्ट। तो जब 6 उंगलियां हो सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि किसी कोई ऐसा कोई बच्चा हो, कोई ऐसा हो जिसके कितने हाथ हो, 3 हाथ हो। चाहे उसको मेडिकल डिसेबिलिटी बोल दो आप, चाहे आप उसको मेडिकल डिसेबिलिटी ही बोल दो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा, बल्कि तुम तो एक हाथ पे वो एक उंगली निकल रही होती है। हाँ ये देखो रोहित ने देखो क्या बताया, 3 आइज बेबी, वाकई में सही कह रहे, ठीक है ना, 3 आइज बेबी। पता नहीं कुछ दिनों पहले वो यूट्यूब पे देखा था मैंने। और सुनो छोड़ो, और तुम्हें पता है हिमा दास का नाम तो सुना हुआ है तुमने? उसके दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं। हिमा दास का नाम सुना है, जिसने वो गोल्ड जीता था, या अभी पीछे वो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में या कहाँ पे, याद नहीं आ रहा मुझे। उसकी दोनों पैरों पे 6 उंगलियां हैं। तो मैं वही तुम्हें बोल रहा हूं कि जब 3 आईज और यहाँ पे 6 फिंगर्स इन अ फीट, और ऐसे करके मेडिकल डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम ऐसे बात करोगे, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, कह रही है हेड वाला बेबी भी, कह रही दो जिसके 2 सर हो, ऐसा हो सकता है? चल सुन ले आकृति, भाई सुन लो आकृति ने क्या बोला है कि एक ऐसा बच्चा जिसके 2 सर हो। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात तो तुमने पता ही है, बहुत सारे पीछे केसेस देखे, इंडिया ने काफी सक्सेसफुली ऐसे केसेस को हैंडल करा है जहां पे 2 बच्चे आपस में हाथों से जुड़े हुए होते थे, या 2 है बच्चे वो आपका कमर, मतलब कि कमर से जुड़े हुए होते। ये कह रही है आकृति, बता रही हूं मैं तो चलो ये तो क्या बता रही है, मैं तो तुम्हें और एक प्रूफ दूंगा, क्योंकि आकृति जो तू बता रही हो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रूफ देता हूं। गूगल पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना 90s में या पता नहीं कब, यूट्यूब पे सर्च करना ज्यादा बेटर रहेगा। एक इंसान ऐसा भी था इस, मतलब कि ऑब्वियसली इस वर्ल्ड में, वो पता है कैसा था, उसके आगे भी चेहरा था और पीछे भी चेहरा था, आगे भी चेहरा था और पीछे भी चेहरा था, प्रॉपर आंख, नाक, मुंह तक भी, बाल भी थे उसके चेहरे के ऊपर, बाल भी थे। लेकिन तुमने कहा सर वो ज्यादा सरवाइव नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी 22-23 साल तक जिंदा रहा था वो बंदा, 22 से 23 साल तक जिंदा रहा था, या पता नहीं 21 साल तक। वो 21 साल के बाद मर गया था, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस रहता था अपने इन्हीं सब चीजों की वजह से। तो अल्टीमेटली मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, लेकिन आप भी मुझे आपका कह रहा है इसने सब देखा। हाँ पहले डिस्कवरी में जॉब करती थी आकृति, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपका क्या पॉसिबल है। तो इसी मैंने बात थोड़ी अलग सेंस में ली, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर दी कि किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लिया मैं कहता हूं कि ना, तुम ये कहो, सुनो तुम ये कहो सर ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसके सीबीएसई में 5 सब्जेक्टों में 0 ना आए, जिसके 5 सब्जेक्टों में 0 आ जाए, ऐसा बच्चा नहीं हो सकता। कोई बड़ी बात नहीं है,
हो सकता है कोई ऐसा बच्चा भी हो, ठीक है। तो खैर फाइनली महेश ने कहा कट द क्रैप, ठीक है, और आपका सीधी फाइनल बात यह कि फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो सकती। मैंने कहा हाँ जी सर जी, बिल्कुल सच बात कह रहे हो। अब आगे देखो, और कह रहा है अब इधर देखो, द टोटल एरिया, बस बस आकृति आप ध्यान दो यहाँ पे, द टोटल, वही जो मैंने बातें बोली वही रिपीट करवा रहा हूं। The total area of the normal curve or for that any probability curve is taken to be unity। सबको पता है ना, यही बात मैंने अभी बोली, टोटल एरिया कैसा होगा, 1 होगा। हाँ सर, that is 1 since the vertical line draw through x equal to mu, क्योंकि x equal to जहां पे mu होता है वो पूरे पूरे डिवाइड कर्व को डिवाइड कर देता है किसमें, 2 इक्वल पार्ट्स में, हाल्फ्स में, कुछ भी बोल दो, इट ऑटोमेटिकली फॉलोज दैट। और देखो जो मैंने बोला ना, 0.5 एरिया इज अबव द मीन, 0.5 एरिया इज बिलो द मीन, मैंने कहा हाँ जी। तो अल्टीमेटली आप सबको पता है एक्स एक्सिस है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। हाँ सर, तो जो बात अभी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है वही बात देखो यहाँ नीचे लिख रखी है। और देखो द एरिया माइनस इन्फिनिटी टू म्यू, भाई मीन को हम एक्स बार रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू बोल देता है, लेकिन पता है हमें दोनों बातें अलग नहीं बल्कि कैसी हैं, सेम है। तो जो बातें आपको मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो सारी की सारी बुक में लिखी हुई भी मैंने वेरीफाई करवा दी है, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे अगर बात करें तो देखो, फॉर फाइंडिंग एरिया, दैट इज करके लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि तुम सबको पता है ना यहाँ पे एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है। फॉर फाइंडिंग एरिया वी यूज z वैल्यू, और z वैल्यू का फॉर्मूला देख लो भाई, z वैल्यू का फॉर्मूला देख लो, क्या होता है z वैल्यू का फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और सुनो एक और पॉइंट जरूरी है, लिख लेना भाई, भूलना मत, z वैल्यू ऑफ द एरिया, z वैल्यू ऑफ द एरिया above the mean, z value of the area above the mean will be positive। आजकल तो पॉजिटिव वर्ड बोलने में भी खतरनाक लगता है। z वैल्यू ऑफ द एरिया, मुझे ध्यान है कि वो एक स्टूडेंट ने ना मेरे स्टेटस लगा रखा था, और स्टेटस क्या लगा रहा था कि लाइफ में इतना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, और आपका कह रहा है आफ्टर सो मेनी प्रिकॉशंस एंड ऑल फाइनली आई एम कोरोना पॉजिटिव। घर में मास्क लगा के बैठा हुआ था तो फोटो खींच के जो होता है ना व्हाट्सएप स्टेटस। खैर z value of the area above the mean will always be positive and z value of the area and z value of the area below the mean z value of the area below the mean will be negative।
ठीक है, अब सुनो, तुमने कहा जेड वैल्यू, ये क्या मतलब है सर, क्या बताना चाह रहे हो आप? बताते हैं, सुनो बेटा, जेड वैल्यू आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला है जेड वैल्यू का। हाँ सर, है जेड वैल्यू का ये फॉर्मूला। तो बेटा अगर मान लिया मैं कहता हूँ यहाँ की कोई एक्स वैल्यू होगी या यहाँ की कोई एक्स वैल्यू होगी, मैंने कहा अगर मान लिया मुझे, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रुको, हाँ जी, जैसे ये एक्स वैल्यू है, ये एक्स वैल्यू, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है सर, निकालना है तो येलो वाला, तो मैं क्या करूंगा, एक्स लूंगा, यहां पे लिखूंगा फॉर्मूले में, ठीक है सर, फिर उसके बाद एक्स बार लूंगा, यहां पे लिखूंगा, ठीक है सर, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ सर। तो जब एक्स वैल्यू, मुझे बताओ ये वाली जो एक्स वैल्यू होगी, ये छोटी होगी एक्स बार से या बड़ी होगी? ये वाली जो एक्स वैल्यू होगी वो एक्स बार से छोटी होगी या बड़ी होगी, जल्दी बताओ। और छोटी एक्स वैल्यू में से जब बड़ा एक्स बार माइनस करोगे, छोटी एक्स वैल्यू में से जब बड़ा एक्स बार माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही सुनो, अगर एक्स वैल्यू ये वाली ले ले हम, तो ये वाली एक्स वैल्यू एक्स बार से बड़ी होगी या छोटी होगी, जल्दी बताओ। ये वाली एक्स वैल्यू लार्जर देन एक्स बार होगी या स्मॉलर देन एक्स बार होगी? लार्जर। तो जब बड़ी एक्स वैल्यू में से एक्स बार माइनस करोगे, बड़ी एक्स वैल्यू में से जब एक्स बार माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और तुम्हें ध्यान होगा, अभी ऊपर लिखवाया था, ऊपर अंडरलाइन करवाया था, देखो, ये हर बात याद रखनी होती है, हर बात याद रखनी होती है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका z वैल्यू प्लस की आएगी या z वैल्यू माइनस की आएगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने अबव द एरिया लिया, आप एरिया अबव द मीन लिया या एरिया बिलो द मीन लिया, एरिया अबव द मीन लिया या एरिया बिलो द मीन लिया, ठीक है। ठीक है सर, अब सुनो, पेपर में ये z वैल्यू की एक टेबल होती है, पेपर के हिसाब से z वैल्यू की एक टेबल होती है सर? हाँ सर, z वैल्यू +-1, +-2, +-3, और इनका एरिया सुन लो, 0.3413, 0.4772 और 0.4987, ठीक है। ये तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये आपको ये तीनों वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखना बेटा, ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, पेपर में टेबल नहीं मिलेगी। मैं बताता हूं अभी क्या कह रहा हूं, सुन लो।
हरीश जी, हरीश जी, एक मिनट ठीक करवा रहा हूं बेटा स्क्रीन। हाँ जी बेटा, आपकी बुक में ना सबसे पीछे टेबल्स हैं, पेज नंबर है A13। हाँ जी बेटा, देखो ये टेबल है, अभी ठीक कर देता हूं मैं इसे। ये आपके उसमें बुक में पीछे दे रखी है, ICAI की बुक में। लो जी, तो यहाँ पे देख लो सारा कुछ। अरे ये देखो, अभी आपको सिखाया था ना कि 1.0 का इसके अलावा 2.0 का 0 में, और आपका 3.0 का 0 में। तो वैसे तो देख लो इतनी बड़ी टेबल होती है भाई पेपर में आपके, ये मतलब कि आ सकती है, लेकिन एज सच पेपर के अंदर टेबल तो मिलेगी नहीं, पेपर के अंदर टेबल नहीं मिलेगी। तो वही मैं आपको बता रहा था कि आपको याद करना पड़ेगा ये वैल्यूज, ठीक है ना। हाँ जी, तो वही तुम्हें मैंने याद करवा दी है। तो ये तुमने कहा इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा पेपर में, जेड वैल्यू 1 2 3 के अलावा आ सकती है। तुमने कहा फिर कैसे करेंगे, आप तो कह रहे हो बस ये रट के चले जाओ। उसका भी तरीका बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन
90% मान के चलो कि जेड वैल्यू पेपर में क्या आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। यार रीजन है ना, टेबल देंगे नहीं वो पेपर में। अब टेबल देंगे नहीं तो भैया टेबल याद थोड़ी करके जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका अगर टेबल नहीं देते हैं वो, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, जेड वैल्यू 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए सर यहां तक भी बता दिया आपने। अब बताओ आगे और क्या सीखना है, बता रहा हूं। देखो यहां पे अगर बात करूं, बस क्वेश्चन पे आने वाले हैं हम थोड़ी देर में। ये कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल का मीनिंग यार बहुत बार बता चुका हूं, अबाउट एक्स इक्वल्स टू म्यू। हाँ सर, ठीक है ना। अब सुन लो, कुछ कुछ ऐसे कर्व होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कर्व होते हैं, इन कर्व्स को बोलते हैं स्क्यूड। इन कर्व्स को क्या बोलते हैं, स्क्यूड। या फिर वर्ड बताऊं, असिमेट्रिकल डेटा। असिमेट्रिकल डेटा, ठीक है। और सिमेट्रिकल तो आप जानते ही हो। और यहां पे क्या लिखा हुआ है जरा देख लो, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू म्यू, एज सच इट्स स्क्यूनेस इज 0। as such its skewness is 0. That is, the normal curve is neither inclined move towards the right, ना तो राइट की तरफ आपका ये इंक्लाइन करेगा और ना लेफ्ट की तरफ, ना राइट की तरफ इंक्लाइन करेगा ना लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहां पे बता दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट करवा दिया आपको, ये सब आपने भी नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करूंगा। ये सारे पॉइंट जो मैं करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट ये में से ध्यान रखना। अब एक चीज और देख लो, ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं जहां पे कर्व क्या चेंज करता है अपना, कर्वेचर। अब देखो कर्व ऐसे चलते रहते हैं एक्चुअली, यूं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर बीच में छूट जाते हैं, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं कर्व। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो कर्व यही चलता रहता है। तो जहां पे कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है, जहां पे कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है, यानी कि कॉन्वेक्स से क्या बनता चला गया, कॉनकेव, और कॉनकेव से क्या बनता चला गया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से क्या बनता चला गया, कॉनकेव, और कॉनकेव से क्या बनता चला गया, कॉन्वेक्स। उसको बोलते हैं आपका क्या, ऐसे इन पॉइंट को, इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इनको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और सर कौन कौन से होते हैं याद करने ही है। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो होते हैं, एक होता है म्यू माइनस सिग्मा और एक होता है म्यू प्लस सिग्मा। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ, these two points, at these 2 points the normal curve change its curvature from concave to convex and from convex to concave। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को यहां तक।
ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझाने से पहले एक बात बताऊं, फिर जल्दी जल्दी बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चनों पे आए हम। देखो जी, कहां से, पीछे था। स्क्रीन देख देख के आंखें थक गई यार। देखो, एक और कॉन्सेप्ट होता है, और जिस कॉन्सेप्ट का नाम है भाई साहब चुभ रही आंखों में। When the mean is 0, we have standard normal distribution, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये वही डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वही आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब देखो सुनो क्या फर्क है। आप सबको पता है यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका यहाँ पे ना अगर z वैल्यूज निकाल ली जाती है, ये जो है ये सभी x वैल्यूज के लिए क्या निकाल ली जाए, z वैल्यू निकाल ली जाए। क्या निकाल ली जाए, z वैल्यू। z वैल्यू -1, z वैल्यू -2, z वैल्यू +1, z वैल्यू +2। तो अगर आपका यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका जैसे x वैल्यू की जगह z वैल्यू निकालने लग जाए, तो उसी z वैल्यू की वजह से ही बस हम उसका नाम क्या रख देते हैं, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम रख देते हैं हम, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे वही चीज है ये, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब यहाँ पे देखो सुनो, जो ये वाला पॉइंट है जहां पे मीन होता है, हाँ सर यहाँ पे z वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे z वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तुमने कहा सर ऐसा क्यों, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप, उसके पीछे रीजन ये है जब आप x में से x बार माइनस करोगे, हाँ सर यही सिखाया ना स्टैंडर्ड z वैल्यू का फॉर्मूला, तो x वैल्यू भी यही वाली, x वैल्यू भी यही वाली लोगे और x बार भी यही वाला लोगे। x वैल्यू भी यही वाली लोगे और x बार भी यही लोगे। तो जब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। दोबारा देख लो, आप यही वाली यहीं पे जो x वैल्यूज थी उसी को लोगे ना यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए, और x बार भी यही है। तो जब सेम x में से वही वाला x बार माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और आंसर 0 आने की वजह से इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे मीन क्या होता है बेटा, आपका 0। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे आपका मीन क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सी पार्ट पे भी लिखा हुआ, इफ वी टेक म्यू इक्वल टू 0। वो म्यू इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको मीन को किसकी फॉर्म में बता रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई तुम्हें, ये बात समझ में आई कि z वैल्यू 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे।
ठीक है।